बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं निकुंज की नजर और भारतीय बाजारों पर जिस तरह की लगातार कमेंट्री और नजरिया सामने आया है ईटी नाउ और ईटी नाउ स्वदेश के एडिटर इन चीफ निकुंज डालमिया का। उसने भारतीय बाजारों की तमाम अहम बातों को, कहते हैं ना वो बारीक बातों को, बहुत ही आसान भाषा में और उसके हर पहलू को आपके सामने रखा और भारतीय बाजार उसी तरह की परिपक्वता दिखाते हुए। बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपने समय दिया। सबसे पहले मैं शुरुआत करूंगा, जब पिछली दफा बात हो रही थी कि एक वक्त था जब एफआईआईज की बेचैनी जो है वो भारतीय बाजार बड़ी शिद्दत से महसूस करते थे। अब आपने एक बात पिछले दिनों कही कि आप एसआईपी के आंकड़ों को देखिए, डीआईआईज की स्ट्रेंथ को देखिए। ये स्ट्रेंथ कहीं ना कहीं भारतीय बाजार ठीक है, आज पूरी दुनिया के बाजार उस वॉलेटिलिटी से गुजरे हैं, लेकिन भारतीय बाजारों में अब एक स्ट्रेंथ है। अब वो पूरी तरह से डगमगाते नहीं हैं, एक मैच्योरिटी दिखाते हैं। अब सवाल उठता है यहां से आगे का सफर क्या। अब जब एक ऑप्टिमिज्म मार्केट में आ गया है तो यहां से भारतीय बाजारों को कैसे देख रहे हैं? क्या लग रहा है कि लॉन्ग टर्म बाइंग नजर आएगी, या आपको लगता है कि बीच में थोड़ा शॉर्ट टर्म जो है वो थोड़ा सा हिचकोले नजर आ सकते हैं? प्रशांत, देखिए, मुझे पर्सनली क्या लगता है कि मार्केट गिरावट के लेवल से या जहाँ गिरा था वहाँ से ऊपर है, मगर ऑल टाइम हाई से भी बहुत दूर है। कुछ कुछ स्टॉक्स के अंदर 40 से 50% की मार पड़ी थी, पर 10 से 15% या 15 से 20% गिरे हैं। कोई भी स्टॉक अगर ऊपर से 50% गिरता है तो उसको वापस पीक जाने के लिए 50% नहीं जाना पड़ता, 100% ऊपर जाना पड़ता है। 100 का 50 हुआ, 50 का वापस 100 इज़ 100% सर्च। तो अभी जो हुआ है वो 100 का 50 हुआ है और 50 से फिर 25% है, तो 60 या 70 ही हुआ है अभी। तो अभी तो ऑल टाइम हाई से बहुत दूर है। तो ये बोलना कि मार्केट के अंदर ऑप्टिमिज्म वापस आ गया है, स्क्रीन में ग्रीन है, मगर इस समय हवा टाइट है। हवा टाइट है ये बोल करके कि कमिटमेंट लेवल्स लोगों के ज़्यादा नहीं है। तो मार्केट नीचे से ऊपर क्यों आया और कहाँ जा सकता है? मार्केट नीचे से ऊपर आने के कई कारण हैं। जो चिंताएं थी, जिसे हम अंग्रेजी में बोलते हैं टेलविंड्स, हेडविंड्स और टेलविंड हो चुकी हैं। डॉलर, रुपी, एफआई की सेलिंग, या फिर हम देखें ट्रेड डेफिसिट का डेटा, या फिर क्रूड के प्राइसेस, या जियोपॉलिटिकल टेंशन्स, या फिर टैरिफ को लेकर के जो आजकल परसों वो जो बातें हो रही हैं उसको लेकर के अब क्लैरिटी आ रही है। तो जो टेलविंड्स हेडविंड्स थी वो अब न्यूट्रल हो गई है। मगर मार्केट को और ऊपर जाने के लिए आपको चाहिए टेलविंड। हेडविंड से मार्केट नीचे जा रहा था, टेलविंड से मार्केट ऊपर जाता है। तो टेलविंड क्या आ सकती हैं? टेलविंड आ सकती हैं जी, आप को नीचे से कितनी अर्निंग्स कहाँ पर जाएंगी। इस समय इकोनॉमिक्स इंडिकेटर्स आपके बॉटम आउट हो गए, मगर उनके अंदर रफ्तार कब वापस आएगी? एक होता है कॉन्ट्रैक्शन, एक होता है एक्सपेंशन। तो अभी तो हमने कॉन्ट्रैक्शन को रुकते देखा है, अब हमें एक्सपेंशन को देखना पड़ेगा। तो वो लगता है मुझे। दूसरा, मुझे लगता है कि अभी मार्केट के अंदर एफआई को लेकर के इस समय जहाँ घबराहट या उत्साह आ रहा है, सबका मानना है कि 2-3 दिन अगर एफआई की बाइंग आ गई, जो कि लग रहा है आ रही है, तो इस मार्केट के अंदर शॉर्ट कवरिंग हो सकती है। तो नियर टर्म के अंदर शॉर्ट कवरिंग, मीडियम टर्म के अंदर अर्निंग्स, और लॉन्ग टर्म के अंदर एक स्ट्रक्चरल कहानी। ये ट्रेंड है मेरे हिसाब से। ठीक है। अब पिछली बातचीत से ही दो चीजें जिन पर मैं चर्चा करना चाहूंगा, वो ये कि आपने बहुत ही स्पष्ट रूप से कहा था, बहुत क्लियर कहा था कि मेटल को जो है वो कहीं ना कहीं ध्यान में रखना होगा जिस तरह की स्थितियां बदल रही हैं। इसके अलावा आपने आईटी को लेके कंसर्न्स जाहिर किए थे और फिलहाल वही बिग पिक्चर नजर आ रही है। अब जाहिर सी बात है कि इन सब के बीच में मार्केट नई लीडरशिप चाहता है। कौन ऐसा सेक्टर होगा? तो इन दोनों क्षेत्र पर तो एक व्यू दीजिए ही। इसके अलावा आपको क्या लगता है कि कौन सा ऐसा क्षेत्र है जो आने वाले वक्त में लंबी रेस का घोड़ा हो सकता है? देखिए, लंबी रेस का घोड़ा बैंक्स थे और हैं और रहेंगे। हम कई बार डिस्कस कर चुके हैं। आईटी मुझे नहीं लगता है कि उसके अंदर इस समय गिरावट में खरीदारी करनी चाहिए, बिकॉज अगर यूएस गिरेगा, नैस्डैक गिरेगा, टेक गिरेगा, यूएस इकोनॉमी स्लो डाउन होगी, आईटी में इम्पैक्ट आएगा। एक सेंटिमेंट है वो। सेकंड, अर्निंग्स भी अच्छी नहीं है। 8-9% की ग्रोथ है, 15 से 20 से 25 की पी मल्टीपल्स हैं। डॉलर अगर ज़्यादा नहीं गिरता है तो मार्जिन एक्सपेंशन भी नहीं आएगा। तो आईटी का जो सुनहरा समय हम जिसे कहते हैं सिक्लिकल, वो मुझे लगता है हमारे इट्स बिहाइंड अस। कई ऐसे और क्षेत्र हैं जहां आपको 12 से 15% ग्रोथ मिल रही है, 20 से 25 की पी मिल रही है। तो उन क्षेत्रों पे ध्यान दीजिए। एक डार्क हॉर्स मुझे लगता है सीमेंट हो सकता है। कई सालों से कहीं गया नहीं है। सीमेंट के दाम इस समय बढ़े नहीं हैं। अगर आप देखिए पिछले साल में सीमेंट के दाम फ्लैट हैं मेजर इकोनॉमीज में। सीमेंट के अंदर पेट कोक काफ़ी लगता है।
ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट काफ़ी ज़्यादा होती है। ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट क्रूड की वजह से नीचे है, क्रूड नीचे आता है तो पेटकोक के दाम नीचे जाते हैं, जिसकी वजह से सीमेंट में मार्जिन एक्सपेंशन आ सकता है। और मुझे लगता है कि डिमांड ऑफ टेक अगर आएगी तो सीमेंट के अंदर जो कैपेसिटी यूटिलाइजेशन इस समय कम है, ऑफ टेक आ सकता है, प्राइसिंग पावर वापस आ रहा है, वो एक डार्क हॉर्स हो सकता है। तीसरा मुझे इस समय लगता है कि हॉस्पिटल के स्टॉक्स में नज़र रखिए। हॉस्पिटल्स जैसी अच्छी चीज़ है, ऐसी चीज़ है जिसके अंदर हमने देखा है कि जो लोगों की अफोर्डेबिलिटी है इंश्योरेंस की वजह से बढ़ रही है। जो एक जर्नी हो रही है हिंदुस्तान के अंदर, दवाखाना से नर्सिंग होम, नर्सिंग होम से नाउ हॉस्पिटल, एंड फ्रॉम हॉस्पिटल टू अ बिग स्पेशलिटी हॉस्पिटल, एंड देन टू अ वेरी बिग नेशनल चेंज। ये जर्नी हर लेवल पर हम देख रहे हैं। सरकारी दवाखाने में हम पहले जब कोई गांव व कस्बे में लोग सरकारी दवाखाने में जाते थे, उसके बाद हमने देखा कि वो प्राइवेट नर्सिंग होम्स में जाने लगे, उसके बाद हमने देखा कि वह लोकल स्पेशलिस्ट लोकल हॉस्पिटल्स में जाने लगे जो कि बेटर सर्विस देते थे। फिर हमने देखा कि लोग एक प्रकार के बड़े शहरों के जनरल हॉस्पिटल्स में जाने लगे। अब लोग जा रहे हैं जनरल हॉस्पिटल्स विच आर और प्राइवेट हॉस्पिटल्स विच आर रन बाय बिग फर्म्स। और उसके बाद अब जो नया दौर हम देखने को मिल रहा है वह स्पेशलिस्ट कैंसर केयर के हॉस्पिटल्स, मटर्निटी केयर के हॉस्पिटल्स। तो ये ट्रेंड मुझे लगता है कि एक एवरग्रीन ट्रेंड है और जिसके अंदर मुझे लगता है नजर रखनी चाहिए। आपने नए ट्रेंड्स और इस अपग्रेड के बारे में बात की, तो न्यू एज जो कंपनियां हैं उन्होंने पिछले कुछ दिनों से काफ़ी अट्रैक्शन हासिल किया है। और मैं नाम लूँ, पीबी फिनटेक देखिए 2 दिनों में 16% ऊपर जा चुका है। पेटीएम का शेयर देखिए लगभग 12% 2 दिनों में भागा है। जोमेटो भी लगभग इसी आंकड़ों को दर्शा रहा है। बीएससी, ओला इलेक्ट्रिक का क्या लगता है आपको? नहीं, हर कंपनी का फैक्टर एट प्ले अलग है। ओला के अंदर इस समय समस्या है, बैटरी का उनका बिजनेस बहुत बड़ा नहीं है, उनके सीसीआई और उनके कई अदर रेगुलेटरी कंसर्न्स इस समय चल रहे हैं। उनका मार्केट शेयर 2 व्हीलर में जा चुका है, जो 55% था, मैंने लास्ट वाहन के आंकड़े देखे तो 30 के नीचे आ चुका है। तो ओला अलग है। जोमेटो के अंदर, ब्लिंकिट, क्विक कॉमर्स के अंदर इस समय कंपटीशन ज़्यादा हो चुका है, जेप्टो और ब्लिंकिट और जो दूसरी कंपनीज आ रही हैं, तो वहाँ 2-3 क्वार्टर ढीला ही रहेगा। फिर आप देख रहे हैं पॉलिसी बाजार, उन्होंने एक नया हेल्थ केयर वेंचर अभी चालू करा है, देखिए वहाँ पर क्या होता है। पर मुझे भी लगता है कि वहाँ पर बहुत ज़्यादा इंक्रीमेंटल कोई नई चीज़ें इस समय आने वाली हैं। बीएससी एक डिफरेंट कैटल ऑफ फिश है, वह एक डार्क हॉर्स हो सकता है, बिकॉज मेरा यह मानना है कि जिस प्रकार से आरबीआई ने लूजनिंग करी है, सेबी भी लूजनिंग करने वाला है डेरिवेटिव्स को लेकर के और मार्जिन को लेकर के। तो बीएससी या फिर ब्रोकरेज थीम्स पे नज़र रखिए। जैसे हमने देखा था आरबीआई ने जब लिक्विडिटी खोली तो एनबीएफसीज को असर पड़ा, उसी प्रकार से मुझे लग रहा है कि आरबीआई अगर लिक्विडिटी खोलेगा, इससे भी अगर टाइटनिंग खोलेगा तो ब्रोकरेजेस को असर पड़ेगा। ठीक है, चलिए अब ज़रा ख़ास तौर पे बिना गोल्ड के जो है वो बात बनेगी नहीं। लगातार जो रफ्तार है वो बढ़ती ही जा रही है। इन्वेस्टर जाहिर सी बात है और एक तुलना करने लगते हैं इक्विटी बाजार से, गोल्ड की और तमाम चीज़ों की। क्या करें इन्वेस्टर्स ऐसे माहौल में किस ओर देखें? देखिए, एसेट एलोकेशन इज लाइक ईटिंग फूड। क्या आप केवल प्रोटीन खा सकते हैं? नहीं। क्या आप केवल कार्ब्स खा सकते हैं? नहीं। क्या आप केवल फाइबर खा सकते हैं? नहीं। तो गोल्ड इज एन एसेट क्लास। तो एक एसेट क्लास इज लाइक अ फूड का थाली। उसके अंदर आपको दाल, उसमें अंदर आपको प्रोटीन, मतलब प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स, और उसके अंदर आपको और फाइबर भी रखना पड़ेगा इंक्लूडिंग डेयरी। तो एसेट क्लास के अंदर आपकी कितनी रिस्क एपेटाइट है उसको देखते हुए आपको गोल्ड में एक्सपोजर हमेशा रखना चाहिए। किसी भी मार्केट में एसेट एलोकेशन ऑलवेज मेक्स मनी। मगर आपके एसेट एलोकेशन अगर गोल्ड में 20 है और वो अचानक बढ़ के 40 हो गई तो इस समय प्रॉफिट बुक करना चाहिए। तो ये एसेट एलोकेशन का एक नतीजा है। क्योंकि अभी गोल्ड ने आउट परफॉर्म करा है तो सब बोलेंगे जी गोल्ड के रिटर्न तो निफ्टी से अच्छे हैं। मगर हम अगर पिछले 5 साल के आंकड़ों की बात करें तो निफ्टी अच्छा लगेगा, 10 साल की आंकड़ों की बात करें गोल्ड अच्छा लगेगा। तो डेटा मेरे हिसाब से हमेशा ये बताता है कि गोल्ड जो होता है एक लॉन्ग टर्म सेफ हेज है, जिसमें डिपेंडिंग ऑन योर रिस्क एपेटाइट आपको हमेशा एलोकेशन करना चाहिए। तो गोल्ड के अंदर इस समय अगर शॉर्ट टर्म में मुझे नहीं लगता नई खरीदारी करनी चाहिए, बिकॉज गोल्ड के अंदर जो ग्लोबल स्पेकुलेटिव पोजीशंस इस समय ऑल टाइम हाई पर है। देखिए, मार्केट एक बड़ी विचित्र सी चीज़ होता है कि जब कोई भी चीज़ की डिमांड, जब कोई भी प्राइस बढ़ता है तो डिमांड आती है, जब कोई भी चीज़ की प्राइस गिरते हैं तो डिमांड कम होती है। उल्टा होना चाहिए। भाई आप अगर आप एक मोबाइल फ़ोन खरीदना चाहते हैं जो हम हमेशा खरीदना चाहते थे, तो अगर सेल लगेगी तो आप खरीदेंगे या फिर आप उसको एक प्रीमियम पे खरीदेंगे? तो ये मार्केट की विचित्र सी एक क्योंकि मार्केट का विचित्र साइकोलॉजी होता है, हायर द प्राइसेस मोर द डिमांड, लोअर द प्राइसेस लेस द डिमांड। तो गोल्ड के प्राइसेस इस समय बहुत ज़्यादा है, स्पेकुलेटिव इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा है उसके अंदर, फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस में।
और मुझे नहीं लगता है कि इस समय मार्केट वर्ल्ड में अंदर इतना बड़ा मुझे जियोपॉलिटिकल रिस्क दिख रहा है कहीं पे कि आपको गोल्ड के अंदर हाइड करना चाहिए, बिकॉज इन्फ्लेशन भी नीचे आ रही है। तो गोल्ड के अंदर प्रॉफिट बुकिंग करनी चाहिए। हो सकता है कल गिरे परसों गिरे, मगर इस लेवल से टू मेक एन अजम्पशन दैट गोल्ड विल गिव यू डबल डिजिट रिटर्न इन 6 मंथ्स लुक्स अनलाइकली। देखिए कुछ भी हो सकता है दुनिया में, पर इट लुक्स वेरी अनलाइकली, बिकॉज यहाँ से डॉलर भी मुझे नहीं लगता ज़्यादा गिरेगा। तो जो 3-4% डॉलर की वजह से अप्रिसिएशन हो रहा था वो भी जा रहा है। जब हम गोल्ड की बात कर रहे हैं तो बिना कंजम्पशन के भी बात बनेगी नहीं। कंजम्पशन एज अ थीम बड़ा फोकस में रहा है। आपको क्या लगता है कि अभी भी जो है वहां पर बेट रखनी है, या आपको लगता है कि जो रूरल डिमांड है, बाकी चीजें हैं, उनके सुधरने का थोड़ा और इंतजार करना होगा? देखिए रूरल इंडिया के अंदर बजट के बाद हमने देखा था कि काफ़ी 1 लाख करोड़ की टैक्स कट की बात हुई है। तो वो जाहिर सी बात है, किसी के हाथ में 2,000, किसी के हाथ में 5,000, उतना पर मंथ आने वाला है। जब लोगों के हाथ में इतना पर मंथ आने वाला है तो कंजम्पशन में आप क्या करेंगे? ट्रैवल, फील गुड, ब्यूटी प्रोडक्ट्स, तो मुझे लगता है वो कैटेगरीज अच्छी चलेंगी। दूसरा, इन्फ्लेशन नीचे आ चुकी है। पिछले आंकड़े जो आए थे 4 के नीचे थे। अगर 4% के नीचे अगर आंकड़े हैं तो जाहिर सी बात है कि जो लास्ट ईयर महंगाई का बेस इफेक्ट था वो कम हो रहा है। इस बार मुझे लोग बोल रहे हैं कि वाटर लेवल्स भी अच्छे हैं, अगर मानसून अच्छा रहा तो वापस हम देख सकते हैं कि डिमांड आ सकती है। मगर कंजम्पशन के अंदर उन कैटेगरीज पे जाइए जहाँ पर 2-5 हज़ार रुपये से फ़र्क पड़ता है। अगर आप ये सोचेंगे कि 5,000 रुपये अगर आपका हैंड में आएगा और मर्सिडीज़ गाड़ी की बिक्री बढ़ेगी, ऐसा तो नहीं होगा। 5,000 रुपये अगर आपके हाथ में आएगा, प्रशांत आप क्या करोगे? आप बोलोगे मैं सिनेमा जाऊँगा, ट्रैवल जाऊँगा, ब्यूटी प्रोडक्ट्स में जाऊँगा, कपड़े खरीदूँगा, फील गुड के लिए जाऊँगा, मैं जिम जाऊँगा। तो ये इन कैटेगरीज में जो कि 2 से 5,000 रुपये पर मंथ से जिनके अंदर आपको एक एक्सपीरियंस मिल सकता है, जिनमें आपको एक नया कंजम्पशन का बहाना मिल सकता है, उस कैटेगरी पे फोकस करिए। बिल्कुल। तो ये एक बहुत अहम चीज़ है कि जिस तरह से हम हर चीज़ में अपग्रेड हो रहे हैं, उन सब के बीच में जो नए इन्वेस्टर्स होते हैं, उनके लिए ऐसे बाजार का जो तजुर्बा होता है वो बड़ा कम होता है। हाल फिलहाल हमने देखा कि एक पैनिक भी लोगों में नजर आया जब एक नेगेटिव सेंटिमेंट, लगातार बाजार गिर रहे थे। ऐसे इन्वेस्टर्स को क्या गुरु मंत्र देंगे कि जब उनको एक तरह से लगातार वो एक ऐसा बाजार देख रहे थे जहां वो बेहतर ही सब कुछ देख रहे थे और अचानक बाजार ने कुछ नेगेटिव इम्पैक्ट डाला, तो ऐसे इन्वेस्टर सहम गए, एग्जिट भी लिया, तो ऐसे निवेशकों को क्या सलाह देंगे आप? देखिए अगर आप ट्रेडिंग करने आते हैं तो आपकी सलाह अलग रहेगी, आप इन्वेस्टमेंट करने आते हैं तो आपकी सलाह अलग रहेगी। आप एक इन्वेस्टर हैं तो आपको इस लेवल से मार्केट से कोई बहुत छप्पर फाड़ रिटर्न्स की उम्मीद नहीं करनी चाहिए, वो मार्केट इतने गिरे नहीं हैं। कोई बेयर मार्केट कोविड जैसा नहीं है ये, या फिर 2008 जैसा नहीं है कि जाके स्टॉक 70% नीचे थे। तो यहाँ से अगर आप इस उम्मीद से आते हैं कि मेरे मार्केट के अंदर मुझे 10 से 12, 12 से 14, 14 से 15% की कंपाउंडिंग मिल सकती है तो बाजार में आपको आना चाहिए। उससे ज़्यादा अगर आप उम्मीद करके आते हैं तो आपका लक है, स्किल है। 12 से 15% आप निकाल सकते हैं मार्केट की कंपाउंडिंग को देख करके। उसके ऊपर फिर आपका लक फैक्टर है। कोई स्टॉक आपने लिया है, उसके अंदर अचानक कुछ हो गया तो 12 का 15% रिटर्न हो सकता है। मगर आप अगर उससे इस उम्मीद से अगर आप आते हैं कि आप यहाँ से 50% अगले साल में कमा लेंगे तो शेयर मार्केट में ना आए, मेरे को लगता है कि वो मार्केट में नहीं मिल सकता है। आप ट्रेडिंग के लिए आते हैं तो ट्रेडिंग के अंदर आपको मोमेंटम देखना चाहिए। मोमेंटम के पॉकेट सिस्टम में बैंकिंग है और मेटल्स है। मंदी के मोमेंटम पॉकेट्स अगर आप देख रहे हैं तो मुझे लगता है आईटी के अंदर मंदी है, एफएमसीजी के अंदर लंबा ट्रेंड मंदी का है। सिलेक्ट ऑटोज के अंदर हम देख रहे हैं तेजी देखने को मिल रही है। सिलेक्ट केमिकल स्टॉक्स में से हमें नज़र रखनी चाहिए। तो रियली डिपेंडिंग ऑन वेयर यू वांट टू गो, यू एसेंशियली यू विल हैव टू फाइंड अ टेक्निक। अब सुपर मार्केट में जाते हैं तो एक शेल्फ होता है जिसके अंदर चिप्स होता है, एक शेल्फ होता है जिसके अंदर कुकीज़ होती है, एक शेल्फ होता है जिसके अंदर ऑर्गेनिक फूड होता है, एक शेल्फ होता है जिसके अंदर कपड़े होते हैं। तो वो तो आपकी चॉइस है कि आप एज अ विक्रेता कहाँ जाना चाहते हैं। तो शेयर बाजार एक मंडी के जैसे होता है जिसके अंदर अलग अलग खाने लगे हुए। एक होता है मोमेंटम, एक होता है ट्रेडिंग, एक होता है लॉन्ग टर्म, एक होता है शॉर्ट टर्म, एक होता है स्मॉल कैप, एक होता है मिड कैप, एक होता है आईपीओ, एक होता है एसएमई। अब वो आपको देखना है कि आपको कहाँ जाना है। बिल्कुल। तो अपनी चॉइस के हिसाब से आपको बेहतर तरीके से इस बाजार में मैच्योरिटी भी दिखानी है, शायद निवेशकों को और ज़्यादा कहीं ना कहीं अपनी परिपक्वता दिखानी है। शुक्रिया सर, अच्छा लगा इस चर्चा में आपको शामिल करते हुए। आगे भी इस तरह की चर्चाओं में हम आपको आमंत्रित करते रहेंगे। तो निकुंज की नज़र में आज के लिए इतना ही। तमाम पहलुओं पर हमने खास बातचीत की। आप हमारे डिजिटल मीडिया सेगमेंट में भी इस पूरी बातचीत को रिविजिट कर सकते हैं। देखते रहिए ET Now स्वदेश।